बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट एक्चुअली ली शर्टलियर्स प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है। तो पहले हम उसको रिवाइज करते हैं कि हमने ली शर्टलियर्स प्रिंसिपल क्या पढ़ा था। हमने कहा था अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो और उसको आप डिस्टर्ब कर दें बाय मींस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, बाय मींस ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो सिस्टम जो है रिवर्स जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए और जो आपने चेंज किया है, स्ट्रेस अप्लाई किया है, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे। तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने इफेक्ट पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो हमने कंसंट्रेशन के 3 इफेक्ट पढ़े थे, आप याद करें जरा। पहला था कि आप रिएक्टेंट्स में कोई चीज बढ़ाते जाएं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा आ जाए। फिर हमने कहा था अगर प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन में इजाफा करें तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, या प्रोडक्ट्स को विड्रॉ करें तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश हो जाए। तो ये हमने कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट डिस्कस किया था। अब फर्ज कर लें कि मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, जो कि सोडियम क्लोराइड का पानी में डिसॉल्व होना है। पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लें ज़हन में कि सोडियम क्लोराइड जो है उसको अगर पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड पानी में जाके आयनाइज हो जाता है। जैसे कि हमने लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में जब पानी में जाता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में ये डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन या डिसोलेशन, यानी कि डिसॉल्व होने से डिसोल्यूशन कहते हैं और या आयनाइजेशन कहते हैं। अब सोडियम क्लोराइड पानी में जितना हल होना होगा हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाने का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्ज करें एक बीकर में आपने जो है पानी लिया हुआ है और उसमें जो सोडियम क्लोराइड हल होने की सलाहियत है वो फर्ज कर लें 15 ग्राम है। 15 ग्राम में से फर्ज करें 11 ग्राम जो है 15 ग्राम जो है उसके अंदर सॉल्युबल होने की कैपेसिटी है और आपने जो सोडियम क्लोराइड डाल दिया है वो है 20 ग्राम। 15 ग्राम जब डिसॉल्व हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो 5 ग्राम है वो नीचे बैठ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, 1 ग्राम मजीद आयनाइज होगा, 1 ग्राम दोबारा रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। 1 ग्राम मजीद आयनाइज होगा, 1 दोबारा रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस स्टेज में जो 15 ग्राम हल हो चुका है उसमें मजीद इजाफा नहीं होगा, क्योंकि 1 ग्राम जो मजीद आयनाइज होता है तो वो वक्ती तौर पे 16 ग्राम होता है, लेकिन 1 ग्राम दोबारा रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। इससे पता चला कि सोडियम क्लोराइड अनडिजॉल्व फॉर्म में 5 ग्राम रहेगा और डिजॉल्व फॉर्म में 15 ग्राम रहेगा और ये अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी। जब अनडिजॉल्व सोडियम क्लोराइड और डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, अमाउंट कांस्टेंट हो जाए, उस वक्त हम कहेंगे कि इनके दरमियान रिवर्सिबल रिएक्शन जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुका है। क्या मतलब, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो 1 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है और रेट ऑफ फ्री क्रिस्टलाइजेशन जो 1 ग्राम दोबारा सॉलिड बन रहा है वो बराबर हो गया। रेट ऑफ डिसोल्यूशन को समझें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फ्री क्रिस्टलाइजेशन को समझें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन मैंने कहा था बराबर हो जाएं, उस वक्त वेपर्स जो होंगे वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन में होंगे। सेम यहाँ पर भी जो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो चुका है वो कांस्टेंट अमाउंट होगी और उसमें मजीद सोडियम क्लोराइड हल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद कोई सॉल्यूट सॉल्युबल ना हो, डिसॉल्व ना हो, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आपके सामने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। अब क्या करेंगे, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब मैं आपसे बात करता हूं ली शर्टलियर्स प्रिंसिपल की। अब मैं अगर ये इसका अगर मैं केसी लिखूं तो प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगी और रिएक्टेंट्स नीचे आ जाएंगी, ये आपको पहले से पता है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। प्रोडक्ट्स ऊपर लिखना, रिएक्टेंट्स नीचे लिखना, ये आपको पता है कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ऐसे लिखते हैं। अब इसकी रेशो और इसकी रेशो को डिवाइड करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाय सोडियम क्लोराइड, जो आंसर आएगा वो क्या कराएगा, केसी। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक बात बताएं जरा कि जब मैंने कहा कि ये दोनों की अमाउंट जितनी भी है ये कांस्टेंट रहेगी तो केसी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा था अगर हम इस क्लोराइड की कंसंट्रेशन में इजाफा करें, अगर क्लोराइड की कंसंट्रेशन, या हमने कहा था प्रोडक्ट सी और डी ली थी हमने, सपोज करें फर्स्ट करो ये डी है, तो डी की कंसंट्रेशन में हम इजाफा करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा। आपको बात याद रखनी चाहिए कि जब क्लोराइड की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा
तो ये वाली वैल्यू जब ऊपर वाली प्रोडक्ट्स बड़ी होती है, हमने पढ़ा था, ये पूरा फैक्टर बड़ा हो जाता है, तो ये फिर केसी की वैल्यू से आंसर एक्सीड कर जाएगा। इसको हमने प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन कोएफिशिएंट कहा था। जब क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम नहीं रहा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये वैल्यू ऊपर वाली बढ़ेगी तो ये पूरा फैक्टर केसी से एक्सीड कर जाएगा। तो मैंने कहा था किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अल्टीमेट गोल क्या होता है, केसी की वैल्यू को अटेन करना। तो जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये कहेंगे जो मंजिल से आगे निकल गए वापस जाएं। तो वापस जाने के लिए रिएक्शन किस तरफ जाएगा, अब याद करें, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये टॉपिक समझने कॉमन एंड फैक्ट में एक्चुअली ली शैटलर प्रिंसिपल को हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट्स में कोई चीज इजाफा करें तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाए, दोबारा केसी की वैल्यू जो है कांस्टेंट जो थी, ये रेशो का आंसर बढ़ के केसी से एक्सीड कर गया था, ये दोबारा केसी के बराबर आ जाए। ये बात सबको समझ आ गई है, ये मैंने रिवाइज किया है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है कि जब हम कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, उसकी प्रोडक्ट्स में से कंसंट्रेशन में से इजाफा करें, एक में भी या दोनों में, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मैंने बताया था क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बात इंपॉर्टेंट समझनी है, हमने सिर्फ इसी बात को समझना है कि सोडियम क्लोराइड इस डायरेक्शन में जब आता है तो हम कहते हैं आयनाइजेशन हो रही है, अगर उस डायरेक्शन में जाए तो हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है। तो हमने क्या किया, जब क्लोराइड में इजाफा किया, जब हम क्लोराइड की कंसंट्रेशन में फर्ज करें इजाफा कर देते हैं तो क्या होगा, आयनाइजेशन जो इस तरफ हो रही थी वो वापस जाना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज आपकी तरफ आ रही हो और आप उसको पीछे की तरफ धकेल दें फोर्स लगा के, इसको कहते हैं सप्रेस करना। कोई चीज आपकी तरफ आ रही हो, आप उसको पीछे की तरफ वापसी की तरफ धकेले, इसको कहते हैं सप्रेस करना। ये पॉइंट समझे जरा। जब रिएक्शन इस तरफ आ रहा था तो उसको हम कह रहे थे आयनाइजेशन, आपने क्लोराइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाया यहां पर, तो रिएक्शन वापस गया। वापस जाने का मतलब इधर आयनाइजेशन हो रही थी, आपने उस आयनाइजेशन को पीछे की तरफ धकेल दिया, वापस पुश बैक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, उसमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन को इजाफा करके आयनाइजेशन के प्रोसेस को क्या कर दिया, पीछे की तरफ धकेल दिया। ये कौन कह रहा है, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कह रहा है। कौन कह रहा है, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। लेकिन ये जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन जिसको मैं कह रहा हूं बढ़ाई, कैसे बढ़ाई, हमने एक इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड किया, HCl जो है वो गैस पास की। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रखें, ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा तो ये क्लोराइड जो मैं कह रहा हूं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई उसी सॉल्यूशन में जहां क्लोराइड और सोडियम का यहाँ पे इक्विलिब्रियम था इसके साथ। लेकिन जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये क्लोराइड हमने कोई अलग से नहीं डाला, हमने तो डाला HCl। हमने क्या डाला, HCl। इसने वो आयन ऐसा प्रोड्यूस किया जो पहले से जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था उसमें और इसमें क्या चीज मौजूद थी, कॉमन आयन मौजूद था। कॉमन आयन मौजूद था जिस वजह से इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ। इजाफा होने से रिएक्शन किस तरह गया, बैकवर्ड, जिससे आयनाइजेशन क्या हो गई, सप्रेस हो गई, पीछे की तरफ आयनाइजेशन को धकेल दिया, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। किसने, किस बेस पे हुआ, किस प्रिंसिपल पे हुआ, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की बेस पे हुआ। किसने किया, एक ऐसे आयन में जो दोनों में क्या था, कॉमन था, किसमें और इसमें, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो हमने बाहर से ऐड किया, बाहर से, आउटसाइड। तो फिर हमने जो भी मैंने सारा समझाया, ये क्या समझाया, आप कहेंगे सर ये तो सारा ली शैटलियर प्रिंसिपल ही है। तो मैंने शुरू में भी तो यही कहा था कि ये पूरा ली शैटलियर प्रिंसिपल का ही टॉपिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम कहते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो थी वो बजाते खुद जो रिएक्टेंट में मौजूद या प्रोडक्ट में वो चीज मौजूद होती थी स्पीशी। यहाँ क्या है कि ये आयंस का एक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, और इसमें हम जब इलेक्ट्रोलाइट डाला उसमें वो आयन मौजूद है जो इसमें पहले से मौजूद था, तो इसकी कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ी और रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। बैकवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ, आयनाइजेशन पीछे की तरफ धकेल दिया, हमने आयनाइजेशन को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो एक्चुअली हम ली शैटलियर प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हैं। तो बात फिर क्या हुई, हमने क्या किया, अभी मैंने बताया, आयनाइजेशन को पीछे धकेला, सप्रेशन, सप्रेस करने का मतलब पीछे की तरफ धकेल दिया, किसको, आयनाइजेशन को। हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल की मदद से ये जो डायरेक्शन इधर आ रहा था आयनाइजेशन की तरफ, हमने उसको पीछे की तरफ धकेल दिया, सप्रेस ऑफ आयनाइजेशन कर दिया, सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन कर दिया। किस तरह किया, किसकी सप्रेशन हुई, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने किसकी सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन की, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। किस तरह,
by adding a common ion, by adding a common ion from outside मतलब एक इक्विलिब्रियम पहले से सोडियम क्लोराइड का मौजूद था, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ हमने HCl गैस जो पास की उसमें वो आयन मौजूद था जो इस क्लोराइड के साथ क्या था, कॉमन था। इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड गया, बैकवर्ड जाने से आयनाइजेशन क्या हुई, सप्रेस हुई। इस बात को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्विलिब्रियम था इसमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन के बढ़ने से रिएक्शन ने बैकवर्ड जाना ही जाना था। ये किसने कहा, लीस्ट शार्टेज प्रिंसिपल में। लेकिन ये जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई किसकी मदद से, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से जो हमने बाहर से ऐड किया, जिसमें वो आयन मौजूद था जो दोनों में क्या था, कॉमन था। बस इतनी सी बात है। एक्चुअली हमने लीस्ट शार्टेज प्रिंसिपल को ही रिवाइज किया है। क्या किया है, क्या हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कॉमन इफेक्ट की, द सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के प्रोसेस को सप्रेस कर देना, पीछे धकेल देना, रिवर्स कर देना ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बाय एडिंग अ कॉमन आयन, एक कॉमन आयन ऐड करने से फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। HCl बाद में हमने ऐड किया। तो इससे मतलब क्या हुआ कि अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें कॉमन आयन फैक्ट से हटके, तो हम कहेंगे एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, हमने क्लोराइड की कंसंट्रेशन में इजाफा किया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया और आयनाइजेशन कम होगी और रिक्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। लेकिन कॉमन एंड फैक्ट में जब उसको डिफाइन करेंगे तो उसके मुताबिक इसको डील करेंगे कि है ये लीस्ट शार्टेज प्रिंसिपल ही, ये है वही जो चेंज इन कंसंट्रेशन हमने पॉइंट पढ़ा था। लेकिन उसको नए अंदाज में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन को हम कम कर देते हैं बाय एडिंग अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंटेन कॉमन आयन। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज of weak electrolyte is suppressed, pushed back by adding another strong electrolyte containing common ion। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इसमें आप आसानी से याद रख सकते हैं और ये स्टेटमेंट आपको याद हो गई। अब देखिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो प्रोडक्ट्स में थे, जब क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड सॉलिड क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। अब मैं आऊंगा ये टॉपिक के ऊपर, कब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, हाउ impure sodium chloride is purified, how impure sodium chloride is purified। इसका मतलब क्या है, देखें हम, ये आपका प्रैक्टिकल भी है फर्स्ट ईयर का। जो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड हम किसी भी माइन से हासिल करते हैं ना, वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर होता है तो उसको हम पानी में सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो भी पानी में डिजोल्व हो जाती है और NaCl भी पानी में डिजोल्व हो जाता है, दोनों डिजोल्व हो जाते हैं। तो उसका जो है सोडियम क्लोराइड का अनडिजोल्व के साथ एक जो है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। हम क्या करते हैं उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जिसमें सोडियम क्लोराइड भी डिजोल्व फॉर्म में है और उसमें इम्प्योरिटी भी डिजोल्व फॉर्म में है, तो होता क्या है, जब उसमें से HCl गैस पास करते हैं तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन में इजाफा होता है। तो कॉमन आयन की वजह से जो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है और आपको सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठता जाता है, क्रिस्टलाइजेशन होती जाती है और या प्रेसिपिटेशन होती जाती है। इससे क्या होगा, फर्ज करें आपने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व किया हुआ है और इम्प्योरिटी भी उसके साथ पानी में डिजोल्व है, तो जो ही आप क्लोराइड की कंसंट्रेशन में इंक्रीज करेंगे बाय एडिंग HCl गैस, तो क्लोराइड दोबारा NaCl 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम नीचे बैठता जाएगा, 5 ग्राम नीचे बैठता जाएगा, 10 ग्राम का 10 ग्राम फर्ज करें नीचे बैठ गया। अब जो इम्प्योरिटी थी वो पानी के अंदर डिजोल्व ही रहेगी, वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। हम इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो इम्प्योरिटी जो है वो फिल्ट्रेट में नीचे चली जाएगी पानी के साथ, ऊपर रेजिड्यू जो बचेगा वो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए, हाउ impure sodium chloride is purified by using common ion effect, तो एक्चुअली ये ली शार्टलियर प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है जो कि मैंने आपको तफसील से समझा दी है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है। अब ये आयनाइज होगा तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा और इनका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब इसको हम दोबारा से हासिल करना चाहते हैं प्यूरिफाई करने के लिए, तो KCl इसमें ऐड करेंगे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पोटेशियम आयन बनेगा क्लोराइड आयन। तो सेम उसी तरह आप लीस्ट शार्टेज प्रिंसिपल ही समझे कि इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, इजाफा। तो कंसंट्रेशन में जब इसकी इजाफा होगा तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसकी आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी।
एक्चुअली रिएक्शन बैकवर्ड गया है अकॉर्डिंग टू ली शटल प्रिंसिपल, लेकिन उसको टर्म हमने नहीं दे दी है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आयनाइजेशन हो रही थी और ये आयनाइजेशन क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है। तो ये KClO3 सॉलिड फॉर्म में दोबारा नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। आपके ज़हन में ये सवाल भी आ सकता है कि ये भी पोटेशियम आयन इसके कंसंट्रेशन में तो इजाफा कर रहा है ना, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर क्यों रिएक्शन वापस गया? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो याद रखें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन में जब इजाफा होगा दोनों रिएक्शन वापस जा सकते हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला है वो ज्यादा बैकवर्ड जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आगे आयनाइजेशन की मैक्सिमम होगी, वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखना पड़ेगा आपको, और ये वीक है। अब हम जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन हम यहाँ पढ़ने लगे हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, फिर जो कंसेप्ट्स की बातें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। H2S अगर आयनाइज हो तो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे पानी में और सल्फाइड आयन पर प्रोड्यूस करेंगे। H2S गैस को पानी में से पास करवाए ना तो हाइड्रोजन आयन बनेगा 2 और सल्फाइड आयन बनेंगे। अगर हमारे पास ये सल्फाइड आयन बहुत ज्यादा है तो मैं चाहता हूँ इस सल्फाइड आयन को कम करना चाहता हूँ, तो कम करने के लिए मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, HCl सोल्यूशन ऐड कर देता हूँ। HCl जब ऐड करूंगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव और क्लोराइड आयन। अब ये H पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, कॉमन। जैसे यहाँ क्लोराइड की कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया हमने, HCl ऐड किया तो ये आयन कॉमन था, इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, ये रिएक्शन बैकवर्ड गया तो क्लोराइड यहाँ पे कम होना शुरू हो गए। सेम इस तरह इस H आयन को अगर HCl में सोल्यूशन ऐड करूंगा तो H पॉजिटिव और क्लोराइड आयन बनेगा। अब ये जो H पॉजिटिव है इस H पॉजिटिव के साथ क्या है, कॉमन हो जाएगा, तो इसकी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन में हो गया इजाफा, तो क्या होगा, ये इससे मिलकर रिएक्शन क्या करेगा, वापस ले जाएगा। फर्ज करें ये पहले सल्फाइड जब HCl नहीं डाला था तो इस सल्फाइड की तादाद थी फर्ज करें 200। मैं आपको डाटा लेने लगा आपको बात समझाने के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 200 सल्फाइड फर्ज करें बने थे, तो जब हमने हाइड्रोजन आयन ऐड किया तो हाइड्रोजन आयन की इसके कॉमन होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, तो ये हाइड्रोजन इस सल्फाइड से मिलकर रिवर्स हो गया। जब रिवर्स गया तो यार इसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो गई, तो यहाँ सल्फाइड की तादाद कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं। फर्ज करें ये कम हो गया, कितनी हो गई, पहले कितनी थी 60, ये डाला तो ये पहले थी 200, अब जब ये हमने ऐड किया तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, कितनी हो गई, 60 हो गई। तो अगर मैं इसको आपको ये समझाऊं कि आप बताएं इसमें क्या हुआ है, आप कहेंगे सर कॉमन इफेक्ट आपने अप्लाई किया और क्या किया कि ये एक इक्विलिब्रियम था, इसमें हमने HCl डाला तो प्रोटॉन कॉमन हुआ, इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ, तो ली शटल प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन बैकवर्ड गया, पहले ये 200 थे पीछे 60 रह गए और इक्विलिब्रियम आ गया, नया इक्विलिब्रियम आ गया। इतनी बात तो ये कॉमन एंड फैक्ट की आपको समझ आ गई, लेकिन इसको हमने किया क्यों? यहाँ पे ये आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, इस जो कंसेप्ट है, ये जो मैंने बताया कि 200 थे इसको 660 करने की जरूरत क्यों पेश आई, इसका जो कंसेप्ट है ये सेकंड ईयर में आपके प्रैक्टिकल है 10 नंबर का, उसको हम कहते हैं साल्ट एनालिसिस। उस साल्ट एनालिसिस में इसको हम अप्लाई करते हैं। यहाँ तक आप लिख देंगे बुक की लाइन के जी वहाँ अप्लाई करेंगे, वहाँ अप्लाई होता है, तो ये बात क्लियर है, लेकिन मैं आपको तफसील से समझाना चाह रहा हूँ कि वहाँ ऐसा क्यों होता है। ये अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप उतना ही करें जितना मैंने पहले बता दिया है। अब उसकी तफसील क्या है, अब देखिए जो साल्ट है ना, सेकेंडरी में आप पढ़ेंगे कि साल्ट जो होता है वो 2 रेडिकल से मिलकर बनता है, एक होता है एसिड रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। जैसे कि NaCl को आप साल्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं साल्ट, क्योंकि उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो कहाँ से आते हैं, सोडियम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और क्लोराइड आता है HCl से। तो साल्ट हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स विच कम्स फ्रॉम एसिड एंड बेस, विच कम्स फ्रॉम एसिड एंड बेस। अब क्लोराइड आया है HCl से तो उसको बोलेंगे एसिड रेडिकल, और सोडियम आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल। इसी तरह ये कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इतने आपने साल्ट देखे हैं, सोडियम नाइट्रेट वगैरह, सबकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक हिस्सा होता है जो बेस से आता है, उसको कहते हैं बेसिक रेडिकल। साल्ट का वो हिस्सा जो एसिड से आएगा उसको बोलेंगे एसिड रेडिकल। इसका मतलब साल्ट बनता है एसिड बेस के मिलने से, और एसिड का जो एसिड से जो हिस्सा आया होगा साल्ट का वो एसिड रेडिकल कहलाएगा, जो बेस से आया होगा उसको क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। आपको पेपर में कहा जाता है, आपको एक साल्ट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें पता लगाओ ये साल्ट कौन सा है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और आप फिर मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें एसिड रेडिकल कौन सा है, फिर बेसिक रेडिकल कौन सा है, तो आप फिर एंड पे कंक्लूड करते हैं कि जो मुझे साल्ट मिला था वो कॉपर सल्फेट था, सोडियम क्लोराइड था, मैग्नीशियम सल्फेट था, कोई भी साल्ट था, वो आप करते हैं। 10 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है। अब
बेसिक रेडिकल तकरीबन 25 के करीब है, एसिड की मैं बात नहीं कर रहा। बेसिक रेडिकल कॉपर या मरकरी, लेड, कैडमियम, बिस्मथ, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकल, सोडियम, पोटाशियम, ये तकरीबन 25 के करीब रेडिकल्स हैं। अब इन 25 रेडिकल्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 6 ग्रुप्स बना दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ग्रुप को टेस्ट करते हैं कि इसमें से कोई रेडिकल है या नहीं है, हम उसको माइनस कर देते हैं अगर नहीं है तो। फिर दूसरे को टेस्ट करते हैं, फिर तीसरे को टेस्ट करते हैं। ये ऐसे ही जैसे कि अगर आप जाएं किसी कॉलेज में तो उसमें 6 क्लासरूम्स एक रो में है, तो आप एक स्टूडेंट को ढूंढना चाहते हैं, वो स्टूडेंट किसी एक क्लास में है, आप पहली क्लास में नोक करते हैं जी, कहते हैं जी फलां क्लास में जी अली रजा है जी, वो कोई बच्चा हाथ खड़ा नहीं करते तो आप कहते हैं जी बच्चा यहाँ पे नहीं है। आप दूसरी क्लास में जाते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं जी अली रजा है अभी कोई बच्चा हाथ खड़ा नहीं करता, आप कहते हैं जी कि अच्छा इसका मतलब है कि सेकंड दूसरी क्लास में भी वो बच्चा नहीं है। तीसरी क्लास में जाते हैं, अली रजा है अभी, वो अली रजा हाथ खड़ा कर देता है, तो आप उसको बुला के बाहर ले जाते हैं, कोई उसके पेरेंट्स मिलने आए हैं। तो ये सेम इसी तरह अगर 6 ग्रुप्स हमने बना लिए हैं, पहले ग्रुप को टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव टेस्ट आ जाए तो हम कहते हैं पहला ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। फिर दूसरे में टेस्ट करते हैं, फिर तीसरे में टेस्ट करते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, हम जब दूसरे ग्रुप में ये रेडिकल होते हैं, कॉपर, मर्क्यूरिक, लेड, कैडमियम, बिस्मथ और आर्सेनिक, टिन, ये रेडिकल दूसरे ग्रुप में हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। दूसरे ग्रुप में हम H2S गैस पास करते हैं, यानी कि साल्ट लेते हैं, उसका पानी में सोल्यूशन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन, उसमें से हम H2S गैस पास करते हैं। H2S गैस क्या करती है, हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन 200 प्रोड्यूस कर देती है। अब 200 जब प्रोड्यूस किए तो ये जो कॉपर, लेड, मरकरी, ये जो सेकंड ग्रुप के रेडिकल मैंने आपको बताया ये होते हैं। अगर सेकंड ग्रुप मौजूद है उस ओरिजिनल सोल्यूशन या साल्ट के सोल्यूशन में, तो ये सल्फाइड से कॉपर सल्फाइड बनेगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, बिस्मथ का सल्फाइड, तो ये सल्फाइड बन के प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। तो अगर प्रेसिपिटेट बन जाए तो हम कहते हैं सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर प्रेसिपिटेट ना बने तो हम कहेंगे सेकंड ग्रुप इज एब्सेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो चौथा ग्रुप है, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक और निकल, चौथा ग्रुप में क्या होता है, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक और निकल, इनके भी अंदर यही खुसूसियत मौजूद है कि वो सल्फाइड से मिलते हैं तो वो भी प्रेसिपिटेट बना देते हैं। अब अगर और साल्ट का सोल्यूशन बना के उसमें आप H2S गैस पास करें और वो 200 आयन बना दे, तो उसमें वो प्रेसिपिटेट्स अगर बन जाते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो सेकंड ग्रुप के सल्फाइड वाला साल्ट है या फोर्थ ग्रुप वाले सल्फाइड वाला साल्ट है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं समझाने लगा आपको। कैसे होता यह है कि जो दूसरे ग्रुप के सल्फाइड हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी, इनके सल्फाइड्स की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी फर्ज करें 40 है, मतलब कॉपर सल्फाइड फर्ज करो था, तो कॉपर सल्फाइड अगर 40 तक वो डिसॉल्व रहेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। 40 से जो ऊपर वाले सल्फाइड होंगे वो प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो अगर फर्ज करें ये 200 है, अगर ये 200 है तो 40 से ऊपर कितने बचे, 160 सल्फाइड प्रेसिपिटेट बना देंगे। अगली बात, अगर हम इसकी बात करें, जो चौथा ग्रुप है इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 100 सल्फाइड तक ये पानी में डिसॉल्व रहते हैं, 100 से ऊपर वाले प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अब होगा क्या, अब जब 200 है तो ये भी 160 एक्स्ट्रा होंगे, वो प्रेसिपिटेट बना देंगे, इसके 100 डिसॉल्व रहेंगे, जो 100 एक्स्ट्रा है वो प्रेसिपिटेट बना देंगे। इसका मतलब दोनों बना देंगे। जब दोनों बना देंगे तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम कहते हैं उसमें HCl पास करो। जब HCl सोल्यूशन हमने ऐड किया उसमें, तो उसने क्या किया, कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो ये सल्फाइड 200 की बजाय कम करके कितने हो गए, 60 हो गए। जब ये बेटा 60 हो जाएंगे, अब बताएं जरा, 60 है, अब बताएं जब 60 है तो ये 40 डिसॉल्व रहेंगे, तो एक्स्ट्रा कितने बचे, 20, तो ये 20 प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो अगर प्रेसिपिटेट बनेंगे तो हम कहेंगे सेकंड ग्रुप इज प्रेजेंट, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनते फिर हम समझ लेंगे कि इसके तो डिसॉल्व होते थे 100, इसका मतलब है जो 60 प्रेसिपिटेट हैं वो डिसॉल्व इसलिए हैं क्योंकि वो चौथे ग्रुप के हैं। अगर दूसरे के होते तो वो तो 40 तक सॉल्युबल रहते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो 60 के साथ या 70 हैं या 80 हैं या 90 हैं, तो 90 तक ये अगर सल्फाइड हैं तो प्रेसिपिटेट अगर बनेंगे तो वो सेकंड के होंगे, क्योंकि चौथे ग्रुप वाले जो हैं वो 100 से ऊपर हो तो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। इसका मतलब अगर आप HCl सोल्यूशन ऐड ना करें तो ये आयन कितने होंगे, 200। तो आप फर्क नहीं कर सकेंगे कि ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं 160 वाले बने हैं या 100 से ऊपर वाले बने हैं, क्योंकि दोनों ही बना देंगे। लेकिन जब सल्फाइड थोड़े होंगे
थोड़े सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट्स का बनना सेकंड ग्रुप को सपोर्ट करेगा और इस ग्रुप को रिजेक्ट करेगा। इससे पता चला कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सेकंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में आप आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रुप के प्रेसिपिटेट्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो थोड़े सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जबकि इनके लिए बहुत ज़्यादा सल्फाइड चाहिए होते हैं, फिर जाके ये प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। तो हमने सल्फाइड्स आयन को जब ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। जब आप थोड़े प्रोवाइड करेंगे तो फिर थोड़े के साथ प्रेसिपिटेट अगर बने तो वो सेकंड ग्रुप इज प्रेजेंट एंड फोर्थ ग्रुप इज एब्सेंट। ये सारी बातें आप करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि ये एक इक्विलिब्रियम था, इसमें हमने HCl सॉल्यूशन ऐड किया, कॉमन आयन हुआ, रिएक्शन रिवर्स किया, सल्फाइड आयन की तादाद कम हो गई। तो इतनी बात याद रखेंगे तो ये ली शटल प्रिंसिपल भी हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट भी हो गया। उसकी एप्लीकेशन साल्ट एनालिसिस में जो मैंने समझाई है वो जो है आप समझना चाहें ये सेकंड में जाके आप समझेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एक और एप्लीकेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए। अब हमारे पास एक और इसकी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये अगर इसको पहले बुक के मुताबिक पढ़ते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होगा तो क्या बनेगा? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है और इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये अमोनियम आयन बनेगा क्लोराइड आयन, तो अमोनियम आयन कॉमन हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन में क्या होगा? इजाफा। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, आयनाइजेशन सप्रेस हो गई कॉमन आयन की वजह से, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो मतलब अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल से एग्जाम्पल बनाते जाएंगे तो ये तो बात टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। असल बात है कंसेप्ट की कि इसको अप्लाई कहाँ पे किया, इसका फायदा क्या है। अब देखें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि सेकंड ग्रुप वाले जो रेडिकल्स हैं उसका पता लगाना हो तो हम H2S पास करते हैं और H2S के सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। लेकिन चौथे और दूसरे में फर्क करने के लिए हम HCl साथ ऐड करते हैं। HCl के ऐड करने से सल्फाइड का रिएक्शन वापस जाने से सल्फाइड मैंने कहा था थोड़े रह जाते हैं, 60 रह जाते हैं जैसे मैंने कहा था, तो उससे अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो सेकंड प्रेजेंट फोर्थ एब्सेंट। सेम इज विद थर्ड ग्रुप। बेसिक रेडिकल मैंने कहा था 6 ग्रुप में डिवाइड किया। तीसरा ग्रुप होता है फेरिक, फेरस भी होता है लेकिन उसकी यहाँ पर डिस्कशन नहीं हम कर रहे। फेरिक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। अब इसके अंदर जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये 200 अमोनियम OH बन गया, फर्ज कर लें, वही बात मैं दोबारा बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेंगे? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स, और फेरक के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो प्रेसिपिटेट अगर बन जाएंगे तो हम कहेंगे थर्ड ग्रुप इज प्रेजेंट। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे वहां चौथे में आई थी, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम ये 5वें ग्रुप में पाए जाते हैं, और छठे का मैग्नीशियम, ये भी हाइड्रोक्साइड बना देता है 200 के साथ प्रेसिपिटेट। तो आप कैसे फर्क करेंगे? ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं चौथे के, तीसरे के हैं या 5वें के हैं या छठे का मैग्नीशियम है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर वही कंसेप्ट कि थर्ड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो थोड़े सल्फाइड के साथ भी प्रेसिपिटेट बना देते हैं, और जो 5वें और छठे का मैग्नीशियम है ये बहुत ज्यादा सल्फाइड हो तो फिर प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो हम इस OH को फिर क्या देते हैं? थोड़ा कर देते हैं। थोड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये रिएक्शन वापस जाके कितने रह जाते हैं पीछे? 60। तो 60 में से वही बात दोबारा, इसके हाइड्रोक्साइड फर्ज कर लें 40 तक डिजोल्व रहते हैं, 40 से एक्स्ट्रा जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। इसके जो बचे कितने? 20। तो 20 जो हाइड्रोक्साइड हैं वो प्रेसिपिटेट बना देंगे, तो हम समझेंगे कि ये थर्ड ग्रुप का ही जो साल्ट रेडिकल मौजूद है। जबकि ये वाले हैं, ये इसकी सॉल्युबिलिटी फर्ज कर लें 100 है, 100 से ज्यादा होंगे तो ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे, यानी कि काफी ज्यादा होंगे। जब काफी ज्यादा हाइड्रोक्साइड होंगे तब जाके ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ये वाले रेडिकल्स थोड़े के साथ ये नहीं बनाते। अगर हम ये ना यूज करते तो ये काफी होते। जब काफी थे तो हमें फर्क करना मुश्किल था कि प्रेसिपिटेट इसके बने हैं या इसके बने हैं, तो फर्क करना मुश्किल था। इसलिए जब हमने थोड़े कर दिए तो फिर थोड़े के साथ प्रेसिपिटेट सिर्फ ये वाले बनाते हैं। ये वाले थोड़े के साथ डिसॉल्व रहेंगे, अगर हुआ भी तो वो डिसॉल्व रहेंगे, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। हम कहेंगे चलो थर्ड ग्रुप इज एब्सेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी कॉमन आयन इफेक्ट की साल्ट एनालिसिस में। इसकी तफसील भी आप ये वाली चीजें मैंने बताई है ना करें बेशक, बुक में सिर्फ उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि थर्ड ग्रुप को और फिफ्थ ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है क्या यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड को। और ये किसकी एप्लीकेशन है? कॉमन आयन इफेक्ट की। तो ये आपने पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ सोडियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड।
बाय यूजिंग कॉमन एंड इफेक्ट। आपका प्रैक्टिकल भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एग्जांपल्स भी इसकी आपने अंडरस्टैंड करनी है और इसकी एप्लीकेशन किस में है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ साल्ट, जो कि आपने सेकंड ईयर प्रैक्टिकल में जाके करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।